हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा पीएसयू बैंक्स जिनको प्राइवेटाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शॉर्ट लिस्टिंग करी है। इस शॉर्ट लिस्टिंग करने की वजह से इन बैंकों के शेयर्स के अंदर हमें ज़बरदस्त तरीके का जंप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपके सामने मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टेटस को ओपन किया है। 2:24 का स्टेटस हो रहा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखें तो अपर सर्किट के ऊपर लॉक हो चुका है। 18 रुपये 30 पैसे के ऊपर ओपन हुआ, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 15 रुपये 90 पैसे था। तो एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके पीछे कारण आपको अभी डिस्कस करूंगा। तो 17.65 का लो है और 19.05 का हाई, जो कि अपर सर्किट के ऊपर लॉक हो गया है। आप मार्केट कैप अगर आप देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 12,497.10 करोड़ रुपए है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर आप देखें तो 3.15 रुपए यानी 19.81% ऊपर जा करके लॉक हो चुका है। 20.1 मिलियन यानी 2,01,85,642 क्वांटिटीज डिलीवरी 45 पॉइंट सॉरी उतनी क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, जिसमें से 45.04% डिलीवरी उठा ली गई है। वहीं अगर आप बीएसई के ऊपर का स्टेटस चेक करेंगे तो वो भी आइए देख लीजिए। तो किसी कारण की वजह से बैंक बीएसई जो है खुल नहीं रही है, लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर हमें सबसे ज़्यादा आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है गाइज, आपको पता है? मैंने आपको अगर आपने एक मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वर्कफोर्स है 13,000 के आसपास है, जो कि चारों बैंक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शॉर्ट लिस्टिंग करी है उन चारों में से सबसे कम इसी की वैल्यूएशन भी है और सबसे कम इसकी वर्कफोर्स है। तो ये इस इन दो फैक्टर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में सबसे टॉप पे है ये बैंक प्राइवेटाइज होने की लिस्ट में। तो इसीलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है। और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के तेज़ी क्यों बनी हुई है वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन आइए और बैंक्स की क्या स्टेटस है उसको पहले देख लेते हैं। अगला बैंक है जो मैंने आपके सामने खोला है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। जैसा कि आपको पता है ये भी सरकारी बैंक है, इसको भी प्राइवेटाइज होने की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हम देखें तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी थोड़ा बड़ा बैंक है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट कैप है 21,532.45 करोड़ रुपए और 13.10 की अपर सर्किट के ऊपर ये भी लॉक हो चुका है, जो कि 19.63% की जंप के साथ लॉक हुआ है। आज अगर ओपन प्राइस की बात करें तो 12.10 थी, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 10.95 थी। तो आप देख सकते हैं ह्यूज गैप अप ओपनिंग होती है, इसके बाद भी ये अपर सर्किट को हिट करके लॉक हो गया है। 11,75,12,724 क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 50.15% डिलीवरी के लिए ले ली जाती हैं। वहीं अगर आप बीएसई के ऊपर देखेंगे तो 13.20 के ऊपर लॉक हो चुका है, जो कि इसका अपर सर्किट है। और जो यहाँ टोटल वॉल्यूम है 1,70,12,309 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 50.05% यहाँ पे भी डिलीवरी है। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप है गाइज 9,547.79 करोड़ रुपए। अगर आप मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो सबसे कम वैल्यूएशन की मार्केट कैप है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। इसके बाद आपको मैंने बताया था, मैंने सब सारे बैंक्स की मार्केट कैप को मैंने आपको वन बाय वन बताया था। आप देख सकते हैं वहाँ से कि मार्केट कैप वाइज किसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है या कम है, राइट? वो एक अलग इशू है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अभी क्या सिचुएशन है, 15.80 की ओपन प्राइस के बाद 15.30 का लो बनाता है और 16.40 का हाई। हालांकि अपर सर्किट यहाँ पे 16.70 का लगा है। प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें तो 13.95 थी। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है। 11,37,29,552 क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं और 47.75% डिलीवरी उठा ली गई एनएसई के ऊपर। बीएसई के ऊपर देखें तो 77,63,650 क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, जिसमें से 54% की डिलीवरी।
अब बात करते हैं सबसे बड़े बैंक की, जो है बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी मार्केट कैप है 22,823.77 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो 62.30 का लो बनाया है और 70.00 का हाई। अगर आप अपर सर्किट बैंड देखेंगे तो 70.60 का लगा था, आई थिंक, जो कि एक्सटेंड होकर के हुआ है। लोअर सर्किट बैंड 47.10 का लगा था। आप ओपन प्राइस देखें तो 63.50 है, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 58.85 थी। 18.35 की जंप के साथ अभी ये लास्ट अपर सर्किट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 10.80 यानी 10 रुपये 80 पैसे ऊपर है। 51,02,000 हाँ 51,02,072 नहीं 51,27,51,39,000 ये चेंज हो रहा है एक्चुअली में। 51,33,006 एक सेकेंड गाइस, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5,13,36,236 क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, जिसमें से 27% डिलीवरी। और बीएससी पे देखें तो 40,89,688 क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, जिसमें से 42% के आसपास की डिलीवरी। अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया के वर्कफोर्स की, तो सबसे ज़्यादा इसी के पास वर्कफोर्स है, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी में इसी बैंक में लगे हुए हैं। 50,000 लोगों के वर्कफोर्स है बैंक ऑफ इंडिया की, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्कफोर्स है 33,000 है, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो वर्कफोर्स है 26,000 है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वर्कफोर्स है 13,000 है। तो अब आप देख सकते हैं और अपना दिमाग लगा के देखिए कि इन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन की बात करी जा रही है तो इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। हालांकि वो एक अलग इशू हो जाएगा, लेकिन हमारा इशू क्या है, हमारा आज का टॉपिक है कि इन चारों बैंक्स के अंदर ये अपर सर्किट क्यों लग गया। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4 पीएसयू बैंक जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट करा है। इन बैंक्स का नाम आपको जैसा कि अभी बताया, इन 4 बैंक्स में से किसी भी 2 बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकती है। इन 2 बैंक्स में से इन दोनों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, और इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर होने की, और बचे हुए 3 में से कोई भी एक और सेलेक्ट किया जा सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, उसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो वर्कफोर्स है मात्र 13,000 है, बाकी से काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मार्केट कैप भी अपने आप में काफ़ी वैल्यूएशन के मुकाबले में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे आरबीआई की तरफ से। उन आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस को हटा लेने की बात कही गई है। गवर्नमेंट को इस बात की उम्मीद है, और जैसे ही वो हटेगा वैसे ही मान के चलिए बैंक ऑफ इंडिया की वैल्यूएशन और ज़्यादा बढ़ के ऊपर हो जाएगी। अगला जो दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि प्राइवेटाइजेशन का नाम सुनते ही इनमें गैप ऑफ ओपनिंग क्यों हुई है, इनके अंदर तेज़ी क्यों आ रही है। तो देखिए गाइस, तेज़ी इसलिए आ रही है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है एनपीएस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मान लीजिए कि बैंक ऑफ इंडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, तो इससे क्या होगा, इससे क्यों उनके अंदर हो पा रही है। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अंदर शेयर होल्ड करते हैं तो आप एक शेयर होल्डर हैं, आपकी वैल्यूएशन काफ़ी अभी कम है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे प्राइस पे बाई किया है जो प्राइस आपकी मार्केट प्राइस से काफ़ी ऊपर है, राइट। तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर प्राइवेटाइज होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको महंगे दाम पर बेचना चाहेगी, सस्ती वैल्यूएशन पे बेचना नहीं चाहेगी। उस केस में वो कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेगी जिसकी वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेयर प्राइस बहुत ऊपर जाए, राइट। तो जिसकी वजह से आप ही नहीं बल्कि आप जैसे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सभी को इसी बात की उम्मीद है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैल्यूएशन को बढ़ाया जाएगा, ताकि शेयर मार्केट के अंदर उसको अच्छी वैल्यूएशन के साथ बेचा जा सके। और अच्छी वैल्यूएशन के साथ बेचा जाएगा तो डेफिनेटली उसकी शेयर प्राइस भी ऊपर ही जाएगी,
ऑलराइट। दूसरा फैक्टर इससे जुड़ा हुआ ये है गाइस कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी इस बैंक को खरीदती है या इन दो बैंक्स को खरीदती है जिनको प्राइवेटाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाहती है, तो इन दोनों बैंक्स की वैल्यूएशन को वो प्राइवेट पार्टी क्या करेगी, लो करेगी कि ज़्यादा करेगी? अब आप खुद बताइए, आपका खुद दिमाग यहाँ पे बोलेगा कि वो कंपनी जो जो प्राइवेट पार्टी इसे बाई करेगी या इसे ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहेगी। और बैंकिंग सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाने का मतलब ही यही हुआ कि बैंक की तरक्की होना, बैंक के एनपीओस को ख़त्म करना। तो डेफिनेटली अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर हैं या फिर इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हैं या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हाई वैल्यूएशन पे बेचेगी और जिस पार्टी को बेचेगी वो पार्टी भी इन बैंक्स को ऊपर लेके जाएंगे, यानी इनको प्रॉफिटेबल हर हाल में बनाएंगे। क्योंकि कोई पार्टी, कोई प्राइवेट पार्टी किसी बैंक को इसीलिए नहीं खरीदती है कि वो आगे ले जा कर के उसको डुबा देगी, इसलिए बिल्कुल नहीं खरीदती है। वो इसलिए खरीदती है क्योंकि वो आगे ले जा कर के उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाए, ताकि वो उसके लिए एक अर्निंग हैंड की तरह काम करे। तो ये गाइस है रीज़न इसके पीछे, तेज़ी के पीछे। आई होप आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। दूसरी चीज़, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। Alright, one important thing I would like to share, and that is that if you are visiting this channel first time, then make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notified for each video. See you next time. Till then, take care.